हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर फिर से हाज़िर हूँ आज के ऑनलाइन लेक्चर को लेकर। और मिलते हैं हम लोग जो ऑनलाइन लेक्चर कर रहे हैं वो स्टूऑन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। स्टूऑन टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इस पैंडमिक एरा में एक बहुत ही अच्छा नज़रिया बन गया है हमारे स्टडी को कैरी ऑन करने का। तो मैं आपका केमिस्ट्री टीचर इम्तियाज़ अहमद, जो कि IIT BHU से पास आउट हूँ, आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ इस हमारे स्टूऑन के ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग जो हैं लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे फॉर द टॉपिक हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। अभी तक हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है और 2 लेक्चर में सबसे पहले लेक्चर में हमने आपको जनरल केमिस्ट्री बताया था हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में। और लेक्चर नंबर 2 की अगर बात करते हैं तो उसमें हमने प्रिपरेशन पार्ट को कवर किया था कि अलग अलग तरीके से हम लोग हेलो एल्केन को और हेलो एरीन को हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। और हमने उसको अच्छी तरीके से देखा था, समझा था, जाना था। और मैंने आपको बोला भी था कि इस पर आप लोग सवाल लगाते रहिएगा, क्योंकि सवाल लगाएंगे तो आपको वैराइटीज़ पता चलेगा कि कैसे कैसे सवाल पूछा जाता है। तो आज हम लोग अपने तीसरे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और टॉपिक हेलो एल्केन हेलो एलीन रहेगा। और मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद, IIT BHU 2012 से बी फार्मा क्वालिफाइड हूँ फ्रॉम द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में BHU का नाम काफ़ी जाना पहचाना है। इनफैक्ट आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी जाएंगे तो आपको BHU से पढ़े हुए कोई ना कोई तो आपको मिल ही जाएगा। हर एक जगह यहाँ पे फैला हुआ है। तो हम चाहते हैं कि आप भी BHU में पढ़ाई करें। BHU का मेडिकल कॉलेज है, BHU का इंजीनियरिंग कॉलेज है, IIT है, IMS है, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो स्टूऑन के प्लेटफॉर्म पर हम लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात किया जाए तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि रिएक्शन पार्ट। हमें अब रिएक्शन पार्ट पे फोकस करना है कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन किस तरीके से रिएक्शन को शो करता है। प्रिपरेशन हमने देख लिया कैसे प्रिपेयर होता है। अब रिएक्शन की बात करते हैं कि कैसे रिएक्शन शो करेगा। तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड कैन बी एक्सप्लेन्ड एज, हम लोग कुछ इस तरीके से एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, ध्यान पूर्वक देखिएगा, यहाँ पर ये एक एल्किल हैलाइड का स्केलेटल फॉर्मूला है। कार्बन और हेलोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है। बॉन्ड लंबा हो गया उससे मतलब नहीं है, बस हमें बॉन्ड को पहचानना है। तो यहाँ पे आपका सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिग्मा और यहाँ पे भी सिग्मा। देयर इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग हेलोजन ग्रुप। अब कार्बन और हेलोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। और दूसरी बात, हेलोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और कार्बन और हेलोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट होगा। और जब यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट होगा तो हेलोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज बनेगा और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनेगा। क्या? पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। अगर हम अटैकिंग रीजेंट की बात करते हैं तो अटैकिंग रीजेंट हमारा 2 तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा हो सकता है हमारा न्यूक्लियोफाइल। अब हमें देखना है कि कौन अटैक करेगा, क्या इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो सबसे पहला सवाल है कि क्या न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है और हेलोजन पर भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है। हर जगह क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ढेर सारा इलेक्ट्रॉन है। एल्किल हैलाइड के हेलोजन में ढेर सारा इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने से रोकेगा।
न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, अटैक करने से यहाँ पर रोकेगा, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने से रोकेगा। अगर हम इलेक्ट्रोफाइल की बात करते हैं, हाँ सॉरी यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन हो गया था, उस कन्फ्यूजन को हम लोग दूर करते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे देखिएगा, चीज़ों को हम फिर से सम अप करते हैं। तो यहाँ पे आपका एक है इलेक्ट्रोफाइल है और दूसरा है यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में ही हमें पहचानना है कि कौन यहाँ पर अटैक करेगा और कहाँ पे अटैक करेगा। अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की, तो क्या यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा? तो न्यूक्लियोफाइल को अगर अटैक करना होगा तो यहाँ पर 2 पॉइंट उसको मिलेगा अटैक करने के लिए। या तो न्यूक्लियोफाइल का मन करेगा कि चलो हम यहाँ पे जाके अटैक करते हैं, पर क्या वाकई में यहाँ पे अटैक करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, रिपल्शन कॉमन होगा, तो ये नहीं होगा। तो बाद में घूम फिर के न्यूक्लियोफाइल क्या बोलेगा कि न्यूक्लियोफाइल बोलेगा कि चलो अगर इधर नहीं अटैक करते हैं तो हम यहाँ पे अटैक करते हैं, कार्बन पे अटैक करते हैं। किस पर बेटा? कार्बन पे अटैक करते हैं। तो क्या यहाँ पर कार्बन पे अटैक करेगा? क्या यहाँ पर कार्बन पे अटैक करेगा? तो बिल्कुल यहाँ पे कार्बन पे अटैक कर सकते हैं कि कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, तो कार्बन जो है वो न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग सेंटर की तरह काम करेगा। तो हम लोग बोलेंगे कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहाँ पे अटैक करेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ध्यान से समझिएगा। आप हम अभी न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल के बारे में हम लोग बाद में आएंगे। इलेक्ट्रोफाइल के बारे में हम लोग बाद में आएंगे, देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल क्यों नहीं अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है तो या तो हैलोजन पे जाके अटैक करेगा या तो यहाँ पर कार्बन पे अटैक करेगा। तो हैलोजन पे अटैक नहीं कर सकता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, रिपल्शन होगा तो भाग जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल जाके कहाँ पे अटैक करेगा? कार्बन पे। कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है तो इस वजह से वहाँ पर अटैक करके वहाँ पे बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। और जब ये बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा तो कोशिश करने के चक्कर में यहाँ पे कार्बन और हैलोजन के बीच का बॉन्ड क्या करेगा? कमज़ोर होगा और ये टूटना स्टार्ट करेगा। क्या होगा बेटा? टूटना स्टार्ट करेगा। मतलब कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। किस तरह का रिएक्शन होगा बेटा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। और ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा वो किसका है बेटा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। किसका बेटा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्यों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है? क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है। तो अगर एक नया बॉन्ड बनाना है तो उसके बदले में एक पुराने बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड टूटेगा। तो समझ में आ गई ना बात कि न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा? कार्बन पे अटैक करेगा, सब्स्टिट्यूशन कराएगा, कार्बन हैलोजन के बॉन्ड को तोड़ेगा। दूसरा अब ये सवाल था कि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा कि नहीं करेगा। तो हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल बिल्कुल भी अटैक नहीं करेगा। इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए क्या? इलेक्ट्रॉन चाहिए। कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी है तो नहीं करेगा। हैलोजन के पास इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है तो हैलोजन के साथ तो जुड़ जाएगा, पर उसके चक्कर में यहाँ पर हैलोजन जो है इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता है, क्योंकि हैलोजन डबल बॉन्ड नहीं क्रिएट कर सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पर इस तरीके से रिएक्शन कैरी ऑन होगा। तो वी कैन से दैट एल्किल हैलाइड विल प्रेफर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्किल हैलाइड जो है वो क्या करेगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रेफर करेगा। नोट करिएगा इन सारी बातों को। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। एक सवाल आता है कि वाई एरिल हैलाइड यूजुअली नॉट प्रेफर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पास ये है CH3Cl है, ये इसको हटाते हैं।
Cl की जगह हम यहाँ पे लाते हैं CH3X है, और इसमें हम लोग जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा क्या, CH3NU मिल जाएगा और प्लस X माइनस हो जाएगा। तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। पर वहीं पर अगर हमारे पास एरिल हैलाइड आ जाता है, ये पूछा हुआ सवाल है बच्चा, क्या एरिल हैलाइड आ जाता है, तो एरिल हैलाइड को जब हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना होगा तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन नहीं होता है। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों यहाँ पर रिएक्शन नहीं हुआ, वाई इट इज़ सो कि एरिल हैलाइड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रिफर नहीं करता है। इसके पीछे कारण है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कार्बन और हैलोजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा, पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाता है, और इस पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर की वजह से बॉन्ड काफ़ी मजबूत हो जाता है, और एक मजबूत बॉन्ड को तोड़ना आसान काम नहीं होता है। एंड दैट्स वाई एरिल हैलाइड यूजुअली डू नॉट प्रेफर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पर सवाल ये है कि क्या एकदम हमेशा के लिए ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रेफर नहीं करता है? तो इसके पीछे आंसर होता है नहीं। अगर हमने कंडीशन को ड्रास्टिक बना दिया, बहुत ही तगड़ा कंडीशन दे दिया, तो एरिल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को करने में मजबूर हो जाता है। जैसे इसके पीछे एक रिएक्शन मैं कोट करता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने रूम टेम्परेचर पर हमने यहाँ पर Cl लिया है और इसको हम लोग क्या करते हैं, NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं रूम टेम्परेचर पर, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होता है। वहीं अगर हमने हेलो एरीन को यहाँ पे हमने Cl ले लिया है और इसको हमने यहाँ पर NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, और यहाँ पे टेम्परेचर अगर हम लोग 623 डिग्री सेल्सियस कर दें और 300 ATM का प्रेशर कर दें, तो ये जो क्लोरोबेंजीन है वो रिएक्शन को देने के लिए मजबूर हो जाएगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है। तो एक तरीका ये है, ध्यान से सुनिएगा, एक तरीका ये है कि हम लोग एक ड्रास्टिक कंडीशन दे दें, एक हाई टेम्परेचर और एक हाई प्रेशर का कंडीशन दे दें, जिसकी वजह से एरिल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देने में मजबूर हो जाए। या फिर दूसरी बात हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, क्योंकि अगर हम लोग ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो उस केस में पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर कमज़ोर होने लगता है। जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर बन रहा है, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने की वजह से ये पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर कमज़ोर होने लगता है, और कमज़ोर होने की वजह से रिएक्शन काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे कि इसमें अगर हम एग्ज़ाम्पल कोट करें तो एग्ज़ाम्पल आपके एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छी तरीके से दिया हुआ है। हमने यहाँ पर Cl लगा दिया, यहाँ पर NO2 लगा दिया, यहाँ पर भी NO2 लगा दिया, और इधर भी हमने NO2, दोनों ऑर्थो और पैरा पर NO2 लगा दिया, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो अगर इसको हम लोग NaOH के साथ ट्रीट करते हैं एट रूम टेम्परेचर, तो रिएक्शन काफ़ी आसानी से हो जाता है, इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ता है। Cl जो है वो OH में चेंज हो जाता है, और यहाँ पर आपका NO2 जस की तस बना रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका NO2 जस की तस बना रहेगा। So that is how we can say that aryl halide usually not prefer nucleophilic substitution reaction, but under the case of drastic condition they may show the nucleophilic substitution reaction। नोट करिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है बच्चा, मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है वो दो तरह का होता है। यहाँ से सवाल अब बनना स्टार्ट होता है, SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। पूरा का पूरा सब चीज़ घूम फिर के यहीं पर आता है। SN1 रिएक्शन क्या होता है, SN2 रिएक्शन क्या होता है, और कौन कौन सा फैक्टर जो होता है SN1 रिएक्शन को फेवर करता है, कौन फेवर नहीं करता है, या फिर SN2 रिएक्शन को फेवर या फिर फेवर नहीं करता है। तो हमें अपनी स्टडी को SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन पर फोकस करना है। तो जानते हैं कि ये SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन होता क्या है। सबसे पहले हम लोग SN2 रिएक्शन के बारे में जानते हैं। ये सब कुछ नहीं है बेटा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक अलग नाम है। जैसे कि यहाँ पे जो SN1 लिखा हुआ है, यहाँ पे S जो होता है वो सब्स्टिट्यूशन को सिग्निफाई करता है, N जो है वो न्यूक्लियोफिलिक को सिग्निफाई करता है, और ये जो 1 जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताता है। क्या बेटा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताता है। तो SN1 में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है और SN2 में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है। SN1 इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और SN2 इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये केमिकल काइनेटिक्स की कहानी बन जाती है। जैसे कि सबसे पहले SN2 रिएक्शन को करते हैं, जो कि थोड़ा सा इजी है। SN2 रिएक्शन थोड़ा सा इजी है। तो SN2 रिएक्शन में अगर हम बात करते हैं, दिस इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिंगल स्टेप रिएक्शन याद कैसे करना है। SN2 2 आया मतलब कि 1, सिंगल स्टेप। SN2 2 का मतलब 1, ठीक है। इस तरीके से हम याद करते हैं और आपको भी ऐसे ही याद कर लेना चाहिए, कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। कि कितने स्टेप में होता है SN2 1 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में होता है SN1 2 स्टेप में होता है। तो 2 का 1 कर देंगे और 1 का 2 कर देंगे। जैसे कि SN2 में सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है और जिसका ऑर्डर क्या है बेटा 2 है। जिसका ऑर्डर क्या है 2 है। कैसे पता चला ऑर्डर यहाँ पर 2 है? क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर इक्वेशन को लिखते हैं तो ये सिंगल स्टेप में ही RX जो है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ RX मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है बेटा, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो 2 बन जाता है। क्योंकि ये जो आपका स्टेप है यही स्टेप आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बन जाता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बन जाता है। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिए कि SN2 सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है जो कि सिंगल स्टेप में होता है। नोट करिएगा इसको। चलिए नोट कर लिया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, मैकेनिज्म की बात करते हैं कि कैसे ये काम करता है। SN2 मैकेनिज्म कैसे यहाँ पर काम करता है। अब देखिए, अगर मैकेनिज्म की अगर हमें बात करना है तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरीके से अप्रोच करेंगे। कार्बन है, कार्बन के साथ हैलोजन को दिखाना मस्ट है, और यहाँ पर हमने क्या किया 3 बॉन्ड दिखा दिया। और हमें किसका अटैक कराना है? हमें यहाँ पर अटैक कराना है किसका? न्यूक्लियोफाइल का। तो हमें यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है। अब ये है कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, आगे की तरफ से अटैक करेगा कि पीछे की तरफ से अटैक करेगा? तो न्यूक्लियोफाइल जो है आगे की तरफ से अटैक करने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं रखेगा, डरेगा, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारा इलेक्ट्रॉन है। तो ढेर सारा इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेगा, तो कभी भी न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड अटैक नहीं करेगा। न्यूक्लियोफाइल चोरी से चुपके से पीछे की तरफ से जाके अटैक करेगा। तो बैक साइड अटैक यहाँ पर करता है न्यूक्लियोफाइल। और जब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करेगा तो यहाँ पर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। और इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन कैसे बनेगा? कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड। कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का एक नया बॉन्ड बन रहा है। तो हमने यहाँ पर डॉटेड लाइन से शो किया। किससे बच्चा? डॉटेड लाइन से हमने शो किया।
और वहीं अगर देखा जाए तो कार्बन और हेलोजन के बीच का जो पुराना बॉन्ड है वो ब्रेक कर रहा है। तो इसको भी हमने क्या किया, डॉटेड लाइन से हमने यहाँ पर शो किया। किससे शो किया, डॉटेड लाइन से हमने यहाँ पर शो किया। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर आप पार्शियल नेगेटिव लगा सकते हैं और यहाँ पे भी आप पार्शियल नेगेटिव लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, इसकी ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से बनेगी। दैट विल बी कॉल्ड एज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो दैट इज अ इंटरमीडिएट, हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट, हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। और यही जो अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा अल्टीमेटली ये जाकर ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद बॉन्ड कुछ ऐसे बन जाएगा NU और यहाँ पे प्लस X माइनस हो जाएगा, NU प्लस X माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पर पुराना बॉन्ड टूटा, बदले में एक नया बॉन्ड बना है और इस तरीके से हम लोग बोलते हैं कि ये मैकेनिज़्म को फॉलो करता है। अब इस मैकेनिज़्म में कुछ इम्पॉर्टेंट बातों को हम लोग जान लेते हैं, अलग से नहीं देखेंगे, यहीं पर हम लोग इसको क्लियर कट कर लेते हैं। पहले इतना तो ड्रॉ कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से आपने ड्रॉ कर लिया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात कर देखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे जो 3 बॉन्ड था वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ओरिएंटेड था और बाद में देखिएगा तीनों बॉन्ड जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ ओरिएंटेड है। अगर हम यहाँ पे बात को ध्यान से समझें तो हमें लग रहा है कि यहाँ से यहाँ पे जाने पर यहाँ पर आपका फ्लिपिंग ऑफ मॉलिक्यूल हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, फ्लिपिंग ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की फ्लिपिंग हो रही है, मतलब कि मॉलिक्यूल उल्टा हो जा रहा है। या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लिपिंग ऑफ अम्ब्रेला। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लिपिंग ऑफ अम्ब्रेला के नाम से भी जानते हैं, फ्लिपिंग ऑफ अम्ब्रेला। अम्ब्रेला, छाता उल्टा हो गया। जैसे कि हमने छाता पकड़ा हुआ है तो छाता भी नीचे है, अचानक से नीचे से तेज़ी से हवा चलती है तो हवा की वजह से छाता क्या होता है, ऊपर की तरफ भाग जाता है। तो दैट इज़ कॉल्ड एज फ्लिपिंग ऑफ अम्ब्रेला। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल की फ्लिपिंग हो जाती है, बॉन्ड जो होता है एक दूसरी तरफ भाग जाता है। इस फ्लिपिंग ऑफ मॉलिक्यूल की वजह से यहाँ पे जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पर A ले लिया, यहाँ पर B ले लिया, यहाँ पर C ले लिया, ये आपका कायरल सेंटर हो गया। क्या हो गया, कायरल सेंटर। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर आपका कन्फिग्रेशन R फॉर्म है तो इस केस में आपका जो कन्फिग्रेशन होगा, अगर ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, तो ये जो होगा आपका S हो जाएगा। वही अगर यहाँ पर S कन्फिग्रेशन है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका R हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल। दिस इज कॉल्ड एज इन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल, इन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल। दिस विल बी कॉल्ड एज इन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल का यहाँ पे इन्वर्जन हो जाता है, मॉलिक्यूल का यहाँ पे फ्लिपिंग हो जाता है। जैसे छाता उल्टा हो जाता है वैसे मॉलिक्यूल भी यहाँ पर उल्टा हो जाता है। सो दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है। अगर आपका रिएक्टेंट R फॉर्म में है तो प्रोडक्ट जो है वो S फॉर्म में हो जाएगा। अगर रिएक्टेंट S फॉर्म में है तो प्रोडक्ट जो है वो आपका R फॉर्म में हो जाएगा। समझ में आ गई बात समझ में आई बच्चा? बात समझ में आ गई है तो नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको।
रिएक्टिविटी ट्रेंड की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे रिएक्टिविटी ट्रेंड किस पर आधारित है, तो ध्यान से देखिएगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द स्टीयरिक हिंड्रेंस। जैसे कि जो हमने यहाँ पे मॉलिक्यूल ड्रॉ किया था, कार्बन बॉन्ड और ये X है, न्यूक्लियोफाइल पीछे की तरफ से आया और अटैक कर रहा है। अगर हमने यहाँ पर बल्कि ग्रुप लगा देंगे तो बताइए ये रिएक्शन को फेवर करेगा? तो हम लोग बोलेंगे डू नॉट फेवर रिएक्शन, डू नॉट फेवर रिएक्शन। ये रिएक्शन को कतई फेवर नहीं करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए कार्बन पे जाना है। कार्बन पे जाने के लिए इसको क्या करेगा, यहाँ पे 3 पहरेदार से लड़ झगड़ के जाना है। अगर 3 पहरेदार मोटे तगड़े से हो गए तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन की तरफ जा ही नहीं सकता है, मतलब कि अटैक हो नहीं सकता है, तो रिएक्शन को स्लो करेगा। वहीं पे यहाँ पे दुबले पतले से यहाँ पर इंसान को लगा दिया जाए तो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल को आने से रोक नहीं पाएगा और रिएक्शन जो होगा वो फास्ट हो जाएगा। तो SN2 मैकेनिज्म जो है वो आधारित है स्टीयरिक फैक्टर पर, स्टीयरिक हिंड्रेंस पर। जहाँ पे स्टीयरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा वहाँ पे SN2 रिएक्शन स्लो हो जाएगा, और जहाँ पे स्टीयरिक हिंड्रेंस कम होगा वहाँ पे SN2 मैकेनिज्म फास्ट हो जाएगा। जैसे कि ट्रेंड ये है, मिथाइल में सबसे अच्छा होगा। क्यों मिथाइल में सबसे अच्छा होगा? क्योंकि मिथाइल के केस में तीनों की तीनों क्या है, आपका हाइड्रोजन है। प्राइमरी वाले में थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। क्यों प्राइमरी वाले में स्लो हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर आपका जो है वो CH2X है और कार्बन पे आपका एक CH3 भी तो है, तो CH3 एक बल्की ग्रुप हो गया। तो प्राइमरी में एक बल्की ग्रुप, सेकेंडरी में 2 बल्की ग्रुप, टर्शरी में और भी ज़्यादा बल्की ग्रुप हो जाएगा। तो इस वजह से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर रिएक्शन जो होगा वो स्लो होता जाएगा। एलाइलिक और बेंजाइलिक में तो और भी कम हो जाएगा। एलाइलिक बेंजाइलिक में हमें तो ये समझ में आ रहा है कि मिथाइल में सबसे फास्ट होगा, प्राइमरी में उससे स्लो, सेकेंडरी में स्लो, टर्शरी में उससे स्लो, क्योंकि यहाँ पर बल्की ग्रुप बढ़ रहा है। एलाइल और बेंजाइल की क्या कहानी है? तो देखिए एलाइल में क्या बात चल रही है। एलाइल का अगर हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, क्या बेटा, एलाइल, और फिर बेंजिल है। एलाइल ये हो गया, बाद में विनाइल एलाइल, CH2, और ये क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। और बेंजिल की अगर बात कर दे तो बेंजिल में तो हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर CH2 हो जाएगा और यहाँ पर एक C6H5। C6H5 तो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर बल्की ग्रुप है। तो इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि एलाइलिक और विनाइलिक बेंजाइलिक में और भी ख़राब हो जाएगा। इनफैक्ट अगर देखा जाएगा तो अभी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों एलाइल और बेंजील में स्लो होता है। जब SN1 मैकेनिज्म को हम लोग देखेंगे तब वहाँ भी पता चलेगा कि एलाइल और बेंजाइल जो है वो SN2 को फेवर नहीं करता है, वो SN1 को ज़्यादा फेवर करता है। तो थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करिए, तब तक आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों एलाइल और बेंजिल यहाँ पर पीछे रहता है। इतनी बात नोट कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से चीज़ों को आपने नोट कर लिया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट, SN1 रिएक्शन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। SN1 रिएक्शन, तो SN1 रिएक्शन में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर दिस इज़ अ डबल स्टेप रिएक्शन। बिल्कुल 2 स्टेप का रिएक्शन होता है, इन विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 है। कैसे डबल स्टेप रिएक्शन होता है वो कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पर RX जो है R+ और X- का फॉर्मेशन करेगा। सबसे पहले जो होगा वो कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट स्टेप इज कार्बोकटायन फॉर्मेशन। फर्स्ट स्टेप इज कार्बोकटायन फॉर्मेशन, जहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, जो कि स्लोएस्ट स्टेप है क्योंकि यह इंटरमीडिएट जो है हाईली अनस्टेबल है। और अगले स्टेप में कार्बोकटायन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और ये जो होगा आपका एक स्टेबल कंपाउंड बनाएगा और ये जो होगा आपका फास्ट स्टेप हो जाएगा। क्योंकि ये स्लोएस्ट स्टेप है, यही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया। और जब ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया तो इसकी वजह से
यहाँ पे जो आपका इक्वेशन बनेगा, रेट इक्वेशन बनेगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ Rx। तो मतलब कि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, ये 2 स्टेप में ये चलेगा। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट, मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे मैकेनिज्म की अगर बात किया जाए, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि यहाँ पर सबसे पहले कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे आपका बन जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ठीक है, और फिर ये जो आपका ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, या जो कार्बोकैटायन बना है, इसी पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ मिल जाती है। या तो न्यूक्लियोफाइल इधर से भी अटैक कर सकता है, और जब इधर से अटैक करेगा तो यहाँ पे बनेगा ये कार्बन न्यूक्लियोफाइल, और ये, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि न्यूक्लियोफाइल आपका इधर से अटैक कर सकता है, क्योंकि दोनों ही तरफ यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं दिख रहा है, प्लेनर ज्योमेट्री है, तो या तो इधर से या तो उधर से ये अटैक कर सकता है। और जब यहाँ से अटैक करेगा तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, कार्बन पर, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ चल रही हैं। पहली पॉसिबिलिटीज़ है कि आगे से अटैक करे, दूसरी पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर पीछे से अटैक कर सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैकेनिज्म चलता है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, और दूसरी तरफ जो है अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, तो यहाँ पर 2 तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। अब इसमें कुछ और चीज़ों को हम लोग ऐड करते हैं, जैसे कि सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम लोग यहाँ से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यही डिसाइड करेगा कि कौन सा मॉलिक्यूल SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। अगर कोई मॉलिक्यूल कार्बोकैटायन स्टेबल फॉर्म में बनाता है तो वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। अगर वहीं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कम है तो वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करेगा। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन विल डिसाइड द occurrence of SN1 mechanism. More the stable carbocation is, more easily will be the SN1 mechanism and vice versa. तो एक बात ये है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो होता है आपका 2 चीज़ काम करता है। जैसे कि जब यहाँ पर आगे की तरफ से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो जब आगे की तरफ से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें कन्फिग्रेशन वही रहेगा जो स्टार्टिंग में था। जैसे कि अगर हम यहाँ पर A कर दें, यहाँ पे B कर दें, यहाँ पे C कर दें। फॉर एग्जांपल अगर इसका कन्फिग्रेशन S है तो यहाँ पे भी कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, मतलब कि ओरिजिनल कन्फिग्रेशन को रिटेन करेगा एंड दिस विल बी कॉल्ड एज रिटेंशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिटेंशन का नाम देंगे। वहीं जैसे कि ये हो गया A हो गया, B हो गया, ये C हो गया, तो यहाँ पर A हो गया, B हो गया, ये C हो गया। अगर न्यूक्लियोफाइल पीछे की तरफ से अटैक करेगा तो यहाँ पर कन्फिग्रेशन S जो है वो R में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दिस विल बी कॉल्ड एज इन्वर्जन। तो इस केस में अगर बात किया जाए, SN1 मैकेनिज्म में बात किया जाए, तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ बनती है। रिटेंशन भी हो सकता है या फिर इन्वर्जन भी हो सकता है। वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका न्यूक्लियोफाइल किस तरफ से अटैक कर रहा है। दोनों तरफ उसको फ्री मिलता है। तो अगर दोनों तरफ से इक्वली अटैक करेगा
मतलब कि जितना रिटेंशन होगा उतना ही अगर इन्वर्जन होगा, तो इस केस में आपको मिल जाएगा क्या, रेसिमिक मिक्सचर विल बी द प्रोडक्ट, देयर विल बी अ रेसिमिक मिक्सचर। नोट करिएगा, देयर विल बी अ रेसिमिक मिक्सचर। there will be a racemic mixture। ठीक है, नोट कर लिया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। ये सब तो आ गया आपका केमिस्ट्री। रिएक्टिविटी ट्रेंड की बात करते हैं तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे अगर बात करते हैं तो बेंजिल हो गया, एलिल हम भूल गए हैं, तो बेंजिल के आगे हम एलिल को भी लिख देते हैं। एलिल हो गया, बेंजिल हो गया, फिर टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मेथिल। समझते हैं एलिल क्यों है। जैसे कि अगर हमने एलिल हैलाइड लिया है, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 और यहाँ पर हो जाएगा क्या, Cl। तो जब यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे आपका बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 प्लस और ये Cl माइनस। तो यहाँ पे आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगा। तो दिस विल गिव द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH2। और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो क्योंकि हमें पता है कि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से एलिल हैलाइड जो है वो SN1 मैकेनिज्म को फेवर करता है। अब समझ में आई बात है, क्यों एलिल हैलाइड SN1 को फेवर करता है, SN2 को फेवर नहीं करता है, बिकॉज ऑफ द इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोकैटायन फॉर्म्ड। वैसे ही यहाँ पे बेंजिल की भी बात आ जाती है। बेंजिल में क्या है बेटा, ये है अगर ये बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ढेर सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। बेंजिल कार्बोकैटायन है ये, तो बेंजिल कार्बोकैटायन में आपको ढेर सारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, और जब ढेर सारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलता है तो स्टेबिलिटी बढ़ता है। तो इस वजह से बेंजिल हैलाइड या एलिल हैलाइड जो है वो SN1 मैकेनिज्म को फेवर करना पसंद करता है, ना कि SN2 को फेवर करना पसंद करता है। बाकी कहानी तो सिंपल सी है। टर्शरी में स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है तो इस वजह से कार्बोकैटायन बनता है, सेकेंडरी में कम है, प्राइमरी में और कम है, मिथाइल में तो एकदम भी कम है। तो मिथाइल जो है वो क्या करेगा, SN1 को फेवर करेगा, और इधर जो है वो मिथाइल जो है वो SN2 को फेवर करेगा, और इधर जो है आपका वो SN1 को फेवर करेगा। बात समझ में आ गई होगी बच्चा लोग, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत ही सिंपल सी बात बता रहा हूँ, बहुत ही ईजी लेवल पे बात बता रहा हूँ, और यही इसी लेवल पर ही सवाल पूछा जाता है। नोट इट डाउन प्लीज। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, मेन फीचर्स ऑफ SN1 एंड SN2। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है और कुछ नहीं, कि जो SN1 है, SN1 में आपका हो जाएगा रेसिमाइजेशन, और जो आपका SN2 है, SN2 में आपका हो जाएगा इन्वर्जन। दैट इज द मेन फीचर ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ये मैंने आपको मैकेनिज्म में ही बता दिया था। ओके, एक क्विज है। हेलो एल्केन रिएक्ट्स विद KCN टू फॉर्म एल्किल साइनाइड, वेयर एज विद AgCN फॉर्म्स एल्किल आइसोसाइनाइड। वाई? अब ये भेदभाव वाला सवाल हो गया कि जब हमने एल्किल हैलाइड को पोटेशियम साइनाइड से रिएक्ट कराया तो साइनाइड मिला, पर जब हमने एल्किल हैलाइड को, हेलो एल्केन को सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्ट कराया तो आइसोसाइनाइड बना। तो इतना भेदभाव क्यों हो गया? ये आपके NCERT का सवाल है।
दिस इज़ द क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी। और ये बोर्ड एग्जामिनेशन का बहुत ही अच्छा सवाल बनता है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, इतनी बार पूछा गया है कि मुझे भी नहीं पता है कि कितनी बार पूछा गया है, पर बहुत ही पेट सवाल है, बहुत ही फालतू का सवाल है। ऐसा इसलिए क्योंकि KCN इज अ आयनिक कंपाउंड, और जब ये आयनिक कंपाउंड है तो KCN जो है सबसे पहले डिसोशिएट करके K+ आयन बनाएगा और CN- आयन बनाएगा। क्या बनाएगा? CN- आयन बनाएगा। जो CN- आयन है वो आपका एक एम्बीडेंटेट लिगेंड की तरह काम करता है। कुछ टेक्निकल टर्म का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसको आप जानते होंगे। एम्बीडेंटेट लिगेंड मतलब कि कार्बन भी अपना इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है और नाइट्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है, दोनों तैयार है। तो बात यह है कि कौन इलेक्ट्रॉन को पहले देगा? वही इलेक्ट्रॉन को पहले देगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इलेक्ट्रॉन देना है तो कौन इलेक्ट्रॉन को पहले देगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वही इलेक्ट्रॉन को पहले देगा। तो मतलब कि इस केस में कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन पहले देगा, और जब कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन पहले देगा तो यहां पर क्या हो जाएगा कि CN- जो है यही जो है यहां पर जाकर जुड़ेगा और ये निकलेगा। और जब ऐसा होगा तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका CN हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर आपको क्या मिल गया? साइनाइड मिल गया। क्या मिल गया बेटा? साइनाइड मिल गया। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं किसकी है? सिल्वर साइनाइड की। किसकी बात करते हैं बच्चा? AgCN की बात करते हैं। तो AgCN के केस में जो कंपाउंड है वो कोवेलेंट है। कैसा कंपाउंड है बच्चा? कोवेलेंट है, मतलब कि बॉन्ड टूटेगा नहीं। अब यहाँ पे जो है वो Ag है और यहाँ पर C है और ट्रिपल बॉन्ड N है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका कार्बन पे अटैक कराना है, तो अब कार्बन के पास तो अपना कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो यही नाइट्रोजन जो है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। और जब ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये आपका निकलेगा और ये आपका इधर जाएगा। तो ये आपका क्या बना देगा? आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करेगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि सिल्वर साइनाइड में केवल नाइट्रोजन ही अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कार्बन इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है, क्योंकि सिल्वर और कार्बन के बीच का बॉन्ड नहीं टूटा है। वहीं KCN में कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन देता है क्योंकि पोटेशियम और साइनाइड के बीच का आयनिक बॉन्ड टूट जाता है, तो कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मामले में कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन देना ज़्यादा प्रेफर करता है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई सिल्वर साइनाइड जो है आइसोसाइनाइड बनाएगा और पोटेशियम साइनाइड जो है वो साइनाइड का फॉर्मेशन करेगा। बात समझ में आ गई होगी बच्चा? बोलिए, समझ में आ गई ना? मूविंग टू नेक्स्ट, नोट कर लिया होगा। एक और सवाल है, कुछ बेसिक रिएक्शंस है, उसका हमें प्रोडक्ट लिखना है। तो लिखते हैं, देखते हैं कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा है। जैसे कि CH3CH2Br मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड या फिर सिल्वर हाइड्रोक्साइड। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड लें या सिल्वर हाइड्रोक्साइड लें, दोनों एक ही बात है। जब सिल्वर हाइड्रोक्साइड लेते हैं या मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का मतलब ये है कि सिल्वर ऑक्साइड वाटर के प्रेजेंस में सिल्वर हाइड्रोक्साइड ही बनाएगा। तो इस केस में यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2 और यहाँ पर हो जाएगा OH प्लस AgBr। सिंपल सा। अगर हमने ड्राई सिल्वर ऑक्साइड ले लिया, अब देखिए फ़र्क, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड लिया
तो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। वहीं अगर हमने ड्राई सिल्वर ऑक्साइड ले लिया तो इस केस में आपको अल्कोहल ना मिलकर यहाँ पे आपको मिल जाएगा ईथर। दिस विल गिव द फॉर्मेशन ऑफ ईथर। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि ड्राई सिल्वर ऑक्साइड एल्किल हैलाइड के साथ ईथर का फॉर्मेशन करता है और मॉइस्ट जो होता है वो अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। एल्किल हैलाइड को हम लोग पोटेशियम नाइट्राइट और सिल्वर नाइट्राइट के साथ रिएक्ट कराते हैं, तब क्या होगा? वही केस है जैसे हमने अभी सिल्वर साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड के साथ लिखा है। तो जब हम लोग एल्किल हैलाइड को KNO2 के साथ रिएक्ट कराते हैं, किसके साथ बच्चा? KNO2 के साथ हम लोग यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं। KNO2 का स्ट्रक्चर नाइट्राइट है KNO2, तो KNO2 हो जाएगा ये KON 1 2 3 4 5, ठीक है, तो KNO2 है। तो इस केस में अगर देखते हैं तो यहाँ पर आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड जो होता है वो ब्रेक करके ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दो डोनेटिंग सेंटर बन जाएगा, एम्बिडेंटेड लिगेंड की तरह काम करेगा। किसकी तरह? एम्बिडेंटेड लिगेंड। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ON और यहाँ पर ये, तो ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी है और नाइट्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी है। तो कौन इलेक्ट्रॉन को पहले देगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। और किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो यहाँ पर नाइट्रो RNO2 बनाएगा। और वहीं जब हम लोग यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं किसका? जस्ट वेट अ मिनट, हाँ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे RX का, तो इस केस में आपको मिल जाएगा RONO मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा? RONO का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। नोट इट डाउन प्लीज, जस्ट वेट अ मिनट। यहाँ पर कुछ ये हो गया, ऊपर नीचे हो गया था। इस केस में अगर देखते हैं तो यहाँ पर ये ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा। ये आपका हो जाएगा RONO हो जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा RNO2 हो जाएगा। करेक्शन कर लीजिएगा, RONO और नीचे RNO2, RONO और RNO2। मूविंग टू नेक्स्ट, एक और बेसिक सा सवाल आ जाता है यहाँ पर। क्विज है कि CH3Br NH3 के साथ रिएक्ट कराने पर क्या मिलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सोचना नहीं है। दिस इज द रिएक्शन ऑफ हॉफमैन मोनोलाइसिस। देखिए कैसे होता है। जब हम लोग यहाँ पर CH3Br को सबसे पहले अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे और इसको हम लोग हीट करेंगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन होगा। किसका बच्चा? प्राइमरी अमीन, और प्लस HBr मिलेगा। इसी रिएक्शन को हम लोग और आगे ले जा सकते हैं। कैसे? इसको हम लोग CH3Br के साथ रिएक्शन कराएं इन एल्कोहलिक मीडियम, एल्कोहलिक मीडियम में रिएक्शन कराएं, तो यहाँ पे जो प्राइमरी अमीन बना है, कौन सा प्राइमरी अमीन बना है, वो आपका सेकेंडरी अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी का अगर हम लोग फर्दर रिएक्शन कराएं, फर्दर रिएक्शन कराते हैं, मतलब कि CH3Br लेते हैं और यहाँ पे एल्कोहलिक मीडियम लेते हैं, तो जो आपका सेकेंडरी अमीन है उसको टर्शरी अमीन में कन्वर्ट होते देर नहीं लगेगी, तो ये आपका बन गया टर्शरी अमीन। और अल्टीमेटली जब इसको फिर से आप रिएक्शन कराते हैं CH3Br से और फिर यहाँ पे एल्कोहलिक, तो यहाँ पे आपको क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट यहाँ पे मिलेगा।
जो कैसा होगा, कुछ इस तरीके से होगा, CH3 और ये N+ और ये Br-। दिस इज कॉल्ड एज हॉफमैन अमोनोलाइसिस। हॉफमैन अमोनोलाइसिस का ये केस बन जाता है, हॉफमैन अमोनोलाइसिस। ठीक है, नोट करिएगा इसको। मेरे ख्याल से आज के लेक्चर में शायद इतने ही है। आई गेस आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तो इस तरीके से हमने एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर हमने फोकस किया है, और ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी रिएक्शन ऑफ द एल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड। खासकर हमने एल्किल हैलाइड को ही फोकस किया है। एरिल हैलाइड जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रिफर यूजुअली नहीं करता है, पर ड्रास्टिक कंडीशन में करता है। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कहानी। तो 3 लेक्चर हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने पुराना लेक्चर नहीं देखा है तो पुराने लेक्चर को आप देखिए, उसको समझिए। और अगले लेक्चर में हम लोग दूसरे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसमें कि 2 और तरह के रिएक्शन एल्किल हैलाइड शो करता है, जिसमें एक नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन और दूसरा नाम है रिएक्शन विथ मेटल। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट रिएक्शन विथ मेटल तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हमें ग्रिग्नर्ड रीजेंट मिलता है, एंड द ग्रिग्नर्ड रीजेंट इज़ अ वंडर रीजेंट। वो वंडरफुल कैरेक्टरिस्टिक अपने पास रखता है। तो ये सारी बातें हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन की बातें, और फिर रिएक्शन विथ मेटल की जो बातें हैं वो चौथे लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको हमारा ये ऑनलाइन लेक्चर पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। और फिर से मैं सेम चीज़ को रिपीट करता हूँ, लेक्चर ख़त्म होने के बाद रिवीजन करना मैंडेटरी है, मस्ट है। और सवाल लगाते रहिए, जितना ज़्यादा सवाल लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। ऑन IS2 ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2 ON पर बने रहिए।